हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दामा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान का मूल ढांचा। तो इसको पढ़ाने से पहले हम इसका आपको अर्थ बताएंगे और फिर इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका विकास भारत में कैसे हुआ। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है इसका मूल ढांचा क्या है, मूल संरचना क्या है, पहले आप इसका अर्थ समझिए। तो संविधान का जो मूल ढांचा होता है या इसकी संरचना होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है कि संविधान के बुनियादी संरचना से आशय उस ढांचे से है जो शासन और प्रशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, उसे हम संविधान का मूल ढांचा या संविधान की मूल संरचना कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की मूल संरचना या संविधान का मूल ढांचा किसे कहा जाता है। तो आपको 3 नंबर में लिखना है कि संविधान के मूल ढांचे से आशय है कि जो शासन और प्रशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल संरचना या मूल ढांचा कहते हैं। आ रहा समझ में? तो शासन में, प्रशासन में हमारे संविधान को आधार बनाकर ही संचालित किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 368 के अधीन शक्ति के प्रयोग द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे हम कहते हैं मूल ढांचा या मूल संरचना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा का अर्थ। अब इसके बाद देखिए इसमें कि हमारे भारत में इस मूल संरचना या मूल ढांचा का उदय कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे होता है। तो हमारे भारत में एक केस आता है जिसका नाम रहता है शंकरी प्रसाद मामले में। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद मामला हमारे भारत में 1951 में आया था। ठीक है, तो यह केस जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और उस समय जब पहला संविधान संशोधन किया जाता है, तो पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था और यह मामला भी कब आया था? तो यह मुकदमा, यह केस भी 1951 में ही आया था। और इस केस का नाम, इस मुकदमे का नाम क्या था? शंकरी प्रसाद मामला। किसके पास आया था यह केस? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस समय क्या होता है, तो देखिए इसमें आगे, तो इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। आ रहा समझ में? यह अधिनियम जब हमारी संसद के द्वारा पारित किया जाता है तो इसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया इसमें? तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी अंतर्निहित होती है। तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हमारी जो संसद होती है, संसद के पास यह शक्ति है अनुच्छेद 368 के तहत कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है, मतलब छोटा कर सकती है, और या फिर मौलिक अधिकारों को वापस भी ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कब? 1951 में, शंकरी प्रसाद मामले में। आ रहा समझ में? तो यहां से हमारे भारत में इस मूल ढांचा की शुरुआत होती है। अब इसके बाद में क्या हुआ, तो देखिए इसमें आगे अगला मामला है गोलकनाथ मामला या गोलकनाथ मामले। तो यह कब आया था? तो यह मामला 1967 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। तो यह केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि अपनी पहले वाली स्थिति बदल ली। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसीजन दिया था इससे पहले 1951 में, ठीक है, शंकरी प्रसाद मामले में जो डिसीजन दिया था, उस मामले में स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने बदल ली। तो क्या कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने? तो इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस समय क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह केस पहुंचता है तो इसमें जो 17वां संविधान संशोधन किया गया था 1964 की बात है, तो उस समय
इसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और यह मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था इस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम में? तो इसमें 9वीं अनुसूची में, ध्यान रखना फ्रेंड, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को जोड़ दिया गया था। आ रहा समझ में? अब जो 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि से संबंधित यह 9वीं अनुसूची होती है। आ रहा समझ में? तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है किसमें? 9वीं अनुसूची में। और जब यह केस किसके पास पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फिर इस समय सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन देता है। तो क्या डिसीजन देता है? तो देखिए इसमें आगे, तो इसमें क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को इसमें जोड़ दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है। आ रहा समझ में? जबकि इससे पहले शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको संक्षिप्त किया जा सकता है, इनमें हमारी संसद परिवर्तन कर सकती है। अब इस मामले में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह रहा है कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह डिसीजन दे रहा है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद देखिए, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न ही इन मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस गोलकनाथ मामले में डिसीजन दिया। आ रहा समझ फ्रेंड? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मामले में क्या डिसीजन दिया है, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोलकनाथ मामला 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वे अपरिवर्तनीय होते हैं। इसमें संसद न तो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है और न ही इन्हें वापस ले सकती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला है केशवानंद भारती मामला। तो जो केशवानंद भारती मामला आया था, तो यह कब आया था फ्रेंड? तो यह 1973 में आया था। अब जब यह मामला या यह केस या यह मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है, ये अब आप देखिए। तो इसमें देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को रद्द कर दिया। आ रहा समझ में? अब जो इससे पहले गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था, जो निर्णय दिया था, अब उसको यहाँ पर फिर से रद्द कर दिया। आ रहा समझ में? इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और यह व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। आ रहा समझ में? जब 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, 1971 में, तो इसमें वैधता को बहाल रखा जाता है और इस अधिनियम में, इस संशोधन में यह प्रावधान किया जाता है कि संसद मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? तो सीमित कर सकती है, और सीमित कर सकती है या फिर हमारी संसद इन्हें वापस भी ले सकती है। ये अधिकार हमारी संसद को पुनः इस संशोधन के माध्यम से दिया गया। इसके बाद में फिर साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने नया सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना का। तो इसी समय हम देखते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ संविधान की मूल संरचना, या इसी को मूल ढांचा के नाम से हम जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत में संविधान की मूल रचना का मुख्य रूप से उद्भव कब होता है? तो मुख्य रूप से केशवानंद भारती मामले में इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फाइनली डिसीजन दिया था और यहाँ से संविधान का मूल ढांचा या मूल संरचना अस्तित्व में आती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे, तो आगे फिर क्या होता है? तो संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। आ रहा समझ में? मतलब क्या है कि संविधान में जो मूल ढांचे में हमारे मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, उन मूल ढांचों से संबंधित जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित नहीं कर सकती, उनको वापस नहीं ले सकती।
आ रहा समझ में? जो हमारी मूल ढांचे से, मूल संरचना से जुड़े हुए मौलिक अधिकार हैं, इसको संसद नहीं हटा सकती और नई संसद इन्हें वापस ले सकती है, न सीमित कर सकती है। ये इस मामले में यह डिसीजन दिया जाता है। आ रहा समझ फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए अगला, तो संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले में पुनः पुष्टि की गई। अब जब इंदिरा नेहरू गांधी मामला आया 1975 में, तो फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फिर पुष्टि की। तो इसमें क्या कहा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने? तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39, ठीक है, तो 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। आ रहा समझ में? तो इस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रावधान को रद्द किया है? तो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में जो संशोधन हुआ था, तो उसमें एक प्रावधान को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह संशोधन का एक प्रावधान था, उसको रद्द कर दिया। तो वह प्रावधान क्या था? तो वह प्रावधान यह था कि प्रधानमंत्री और हमारे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो चुनावी विवाद होते हैं, इसमें न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। मतलब हमारा न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह प्रावधान इस संविधान संशोधन में किया गया था, परंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। आ रहा समझ में फ्रेंड? इसके बाद फिर न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के ढांचे पर चोट करता है। इस कारण से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द किया था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनसे? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा नेहरू गांधी मामला क्या था। आ रहा समझ में? तो ये पॉइंट आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। फिर आ रहा समझ में फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले में क्या डिसीजन दिया था। ठीक है, तो जो मिनर्वा मिल मामला आया था, यह कब की बात है? तो यह 1980 में यह केस आया था सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक निर्णय दिया। तो क्या निर्णय दिया था ये देखिए इसमें। तो इस डिसीजन से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रावधान को, तो किस प्रावधान को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, रद्द किया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रावधान कर दिया गया था कि संसद की कोई विधायी शक्ति की सीमा नहीं है। मतलब हमारी संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, यह 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया हमारी संसद ने इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन जब हमारी संसद करती है, तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया था हमारी संसद के द्वारा। ठीक है, अब इसे फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया या इसे रद्द घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, और यह न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान की विशेषता होती है। आ रहा समझ में? अब यह न्यायिक समीक्षा क्या है फ्रेंड? तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ आपको ध्यान रखना है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है कि हमारी संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, तो उसकी जांच पड़ताल हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने यह व्यवस्था दी। आ रहा समझ में? जब हमारी संसद ने यह प्रावधान कर दिया था कि संसद कोई सा भी कानून बना सकती है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ने अघोषित कर दिया या अमान्य घोषित कर दिया था। ध्यान रखना, ठीक है, और इसे न्यायिक समीक्षा को हमारे संविधान की मूल विशेषता बताया सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने, और संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
क्या कहा था, तो ये आगे इसमें देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान ने संसद को सीमित शक्ति, संशोधनकारी शक्ति दी है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, मतलब कि हमारी संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु सीमा में रहकर संशोधन कर सकती है। आ रहा समझ में। इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसके बाद फिर वास्तव में संसद की सीमित शक्ति, संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। तो हमारी संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु सीमित रहकर या सीमा में रहकर संविधान में संशोधन कर सकती है। आ रहा समझ में। अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान में ही यह लिखा हुआ है कि हमारी संसद सीमा में रहकर संशोधन कर सकती है, हमारी संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति प्राप्त है, तो इस सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह डिसीजन दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला फिर मामला आया बामन राव मामला। तो बामन राव मामला 1981 में आता है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल, ठीक है, यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। आ रहा समझ में। 24 अप्रैल 1973 को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया था कि अब ये जो मूल संरचना है, यह जो मूल ढांचा है, यह हमारे भारत में जितने भी संशोधन किए गए हैं और संशोधन को लागू कर दिया गया है, इन सभी संशोधनों पर यह मूल ढांचा, यह मूल संरचना लागू होगा। आ रहा समझ में। तो 24 अप्रैल 1973 ये कौन सी तिथि है, तो इसी दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले पर फैसला दिया था, यह वह दिन है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि हमारी संसद मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है, बाकी और संशोधन कर सकती है। ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, इसमें मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं। तो आगे देखिए इसमें, तो संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग, मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, परंतु इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होना चाहिए या इससे मूल ढांचा आहत नहीं होना चाहिए। भारत मत में ये इसमें प्रावधान किया गया है। अब जो मूल संरचना है या जो मूल ढांचा होता है, तो इसके तत्व कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संरचना या मूल ढांचा के तत्व के बारे में लिखिए, तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ मूल तत्व हैं, देखिए यहाँ पर मूल संरचना या मूल ढांचा के कुछ तत्व हैं। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता। इसका अर्थ होता है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इसमें हमारी संसद कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं कर सकती। अगला है भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। इसका अर्थ हो जाता है कि जो हमारी भारतीय राजनीति ये कैसे सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब सभी जगह व्याप्त है, तो हमारे भारत के स्तर पर भारत की राजनीति के द्वारा ही संचालन किया जाएगा या जितने भी शासन प्रशासन को संचालित किया जाएगा। इसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था भारत में है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर गणराज्यात्मक प्रणाली का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे भारत में जो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। ऐसी व्यवस्था को गणराज्यात्मक व्यवस्था या प्रकृति कहते हैं। तो इसमें हमारी संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती या इसे खत्म नहीं कर सकती। इसके बाद फिर देखिए आगे अगला तत्व है संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। तो हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है परंतु सीमित शक्ति इसे प्राप्त है। आ रहा समझ में। अगला है न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मतलब अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह प्रभावकारी तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, हाई कोर्ट तक जा सकता है और हमारी न्यायपालिका उसे निष्पक्ष और साफ सुथरा न्याय प्रदान करेगी। इसके बाद फिर अगला तत्व होता है कि मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत। तो हमारे भारत में
संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो उसके जो मूल सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए इन्हें मूल ढांचे में रखा गया है। इसके बाद फिर अगला होता है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142। इसके अंतर्गत हमारे सर्वोच्च न्यायालय को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और इन शक्तियों में हमारी संसद कोई कटौती नहीं करेगी। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां हैं। तो ये दो अनुच्छेद में हमारे उच्च न्यायालयों को शक्ति दी गई है। इन अनुच्छेदों से संबंधित हमारी संसद कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसके बाद फिर अगला तत्व है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ हो जाता है कि हमारे भारत में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और हमारे भारत में विधि निर्माण का कार्य, कानून निर्माण का कार्य संसद करेगी। इसका मतलब होता है संसदीय प्रणाली का। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए कानून का शासन। तो कानून का शासन का अर्थ हो जाता है कि हमारे भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा उसी के तहत शासन किया जाएगा। आ रहा समझ में। इसके बाद अगला आता है कि मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। आ रहा समझ में। जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, इससे संबंधित भी हमारी संसद कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगी। इसके बाद फिर अगला आता है समता या समानता का सिद्धांत। तो हमारा संविधान सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के साथ समान व्यवहार करता है हमारा संविधान। ठीक है। अगला आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। तो हमारे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे भारत में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आ रहा समझ में। तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में भी कोई छेड़छाड़ हमारी संसद नहीं करेगी। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हमारे भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेते। तो इसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, इसकी स्वतंत्रता संबंधित कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती हो। ठीक है। अगला आता है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र का अर्थ हो जाता है कि हमारा संविधान सभी धर्मों को समान बढ़ावा देता है। आ रहा समझ में। न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न किसी धर्म को हतोत्साहित करता है। तो हमारा संविधान सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। तो हमारे भारत में संविधान द्वारा यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि हमारी विधायिका उसका कार्य करे, कार्यपालिका उसका कार्य करे, न्यायपालिका उसका कार्य करे। सभी अपने अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए अपना अपना कार्य करे और ये तीनों ही अंग या सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। सारा समझ में। ये स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके बाद फिर संविधान का संघीय स्वरूप। हमारे भारत में यह प्रावधान किया गया है कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा है, संघीय स्वरूप है। हमारा समझ में। तो इसमें भी कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इससे संबंधित भी कोई परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा। अगला आता है फिर कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या कि हमारा राज्य, हमारा भारत लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाते रहेंगे। इसके बाद में सभी को आर्थिक न्याय संबंधी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि हमारा राज्य यह प्रयास करेगा कि जो गरीब वर्ग है या जो गरीब तबका है या पिछड़ा हुआ तबका है उसे अपलिफ्ट करके उसे सहायता देकर आगे बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वह भी आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। आ रहा समझ में। फिर अगला आता है न्यायिक समीक्षा। इसका अर्थ हो जाता है कि हमारी संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, उसके हमारी न्यायपालिका जांच कर सके, उसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। इसके बाद फिर वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। गरिमा का मतलब होता है प्रतिष्ठा, सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है और इससे संबंधित कोई परिवर्तन या संशोधन हमारी संसद
नहीं करेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को किसके अंतर्गत रखा गया है? इन सभी पॉइंट्स को मूल ढांचा या मूल संरचना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें मूल ढांचा का विकास, तो हमारे भारत में मूल ढांचा का विकास कैसे होता है, तो इससे संबंधित कुछ केस हमारे भारत में आए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने इन केस से संबंधित, इन मुकदमों से संबंधित कुछ निर्णय दिए हैं। तो वे कौन कौन से निर्णय हैं ये अब आप देखिए। तो पहला देखिए यहाँ पर केशवानंद भारती मामला, यह कब आया था? तो यह 1973 में यह मामला आता है। और यह किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यह मामला मौलिक अधिकार मामला के नाम से प्रसिद्ध था। तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि केशवानंद भारती मामला को एक और किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जानते हैं। और कब आया था? तो 1973 में, 1973 में यह मामला आया था, ठीक है। अब इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया था, कौन कौन से इसमें निर्णय दिए थे, घोषणा की थी? तो इसमें, इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा की थी, मतलब संविधान सर्वोच्च है। इसके बाद फिर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, इससे संबंधित घोषणा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने की। फिर इसके बाद में गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, इसकी घोषणा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने की। मैं आपको इन सब का अर्थ पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। फिर इसके बाद में संविधान का संघीय चरित्र। इस समय इस केस से संबंधित हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये सब निर्णय दिए थे, ये सभी घोषणाएं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि केशवानंद भारती मामला में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी या निर्णय दिए थे? तो ये घोषणाएं या ये निर्णय आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला, भारत की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखा जाए। इसके बाद फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। इसके बाद फिर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली। ये सभी घोषणाएं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय ये केशवानंद भारती मामले में की थी फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आता है इंदिरा गांधी या इंदिरा नेहरू गांधी मामला। तो यह मामला कब आया था? तो यह केस 1975 में, 1975 में आया था। और इसे एक और किस नाम से जानते हैं? तो चुनावी मामला के नाम से यह उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था, विख्यात हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी? तो भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसकी घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की, ठीक है। तो भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक संप्रभु देश है। मतलब क्या होगा कि हमारा भारत किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा, चाहे वह आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय हो। आ रहा समझ में? और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। और गणराज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। आ रहा समझ में? तो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी अर्थात हमारे भारत में कौन है सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें व्यक्ति की स्थिति या परिस्थिति एवं अवसर की समानता। तो व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार रहने की अधिकार प्राप्त है और अवसर की समानता, उसे अपने जीवन में, अपने लाइफ में विकास करने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए उसे सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यह इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। आ रहा समझ में? इसके बाद में आस्था, तो जिसको जिसमें आस्था रखना है वह रख सकता है। और धर्म की स्वतंत्रता, तो जिसको अपना अपना धर्म मानना है वह अपना धर्म मान सकता है, जिसको जो भी धर्म स्वीकार करना है वह कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर अगला है कानून की सरकार। कानून की सरकार का मतलब कि जो हमारी सरकार है यह भी किसके अनुसार कार्य करेगी? कानून के अनुसार ही कार्य करेगी।
विधि के अनुसार कार्य करेगी। आ रहा समझ में? कानून के खिलाफ हमारी सरकार भी कोई कार्य नहीं करेगी। इसके बाद में लोगों की सरकार नहीं, यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सरकार कैसी होगी, कानून की सरकार होगी, न कि लोगों की सरकार होगी। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला डिसीजन दिया या अगली घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की न्यायिक समीक्षा की। तो न्यायिक समीक्षा की घोषणा में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है या अधिनियम पारित किया जाता है, तो उसकी जांच करने की शक्ति हमारी न्यायपालिका के पास बरकरार रहेगी। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित हैं, तो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। आ रहा समझ में? यह घोषणा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में की थी। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगला मामला आता है मिनर्वा मिल्स मामला। तो यह मामला कब आया था? तो यह 1980 की बात है। और इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी? तो पहला है इसमें संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो दी गई है, परंतु सीमित शक्तियां दी गई है और उन्हीं सीमित शक्तियों का उपयोग हमारी संसद करेगी। इसके बाद फिर न्यायिक समीक्षा की घोषणा इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके बाद फिर अगली घोषणा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने की कि मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों के बीच सौहार्द एवं संतुलन बना रहे। आ रहा समझ में? मतलब हमारे भारत में जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं, इनके बीच में संतुलन बना रहे, इसकी भी घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में की थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है या फिर 11 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो अगर 11 नंबर में पूछता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत में जो मूल ढांचा है उसका विकास लिखिए। जब मूल ढांचा का विकास लिखने के लिए कह रहा है तो आपको ये सभी मामले लिखने होंगे। आ रहा समझ में? और 3 नंबर में अगर पूछेगा तो 3 नंबर में इनमें से किसी एक का नाम आपसे पूछा जाएगा या किसी एक मामले के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका उत्तर आपको लिखना होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आ जाता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला। यह 1980 में आया था और इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषणा की थी? तो न्याय तक प्रभावी पहुंच। तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति की न्याय तक प्रभावी पहुंच होगी, सभी व्यक्ति को न्याय निष्पक्ष रूप से प्रदान किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला मामला आता है भीम सिंह जी मामला। यह मामला 1981 में 1981 में आता है और इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी घोषणा की थी? तो कल्याणकारी राज्य या सामाजिक आर्थिक न्याय की घोषणा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। अब यह सामाजिक आर्थिक न्याय क्या है फ्रेंड? तो ये मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ स्लाइड में, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है एसपी संपत कुमार मामला। तो यह एसपी संपत कुमार मामला कब आता है? तो यह 1987 में 1987 में आया था और इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से इसमें डिसीजन दिया था? तो कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा के बारे में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी। इसके बाद फिर अगला मामला है पी संवा मूर्ति मामला। यह मामला 1987 में 1987 में आया था और इस मामले में भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कानून के शासन के लिए और न्यायिक समीक्षा के लिए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका अर्थ मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला मामला है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991। तो इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बरकरार बनाए रखने के लिए इसमें घोषणाएं की थी। आ रहा समझ में? तो इन सभी अनुच्छेदों में किसका वर्णन है? तो इन सभी अनुच्छेद में हमारे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इंदिरा साहनी मामला। 1992 में यह मामला आया और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको ध्यान रखना है, मंडल मामले के नाम से भी यह चर्चा में रहा था। और इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा डिसीजन दिया? तो इसमें भी कानून का शासन
की घोषणा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। इसके बाद फिर अगला मामला आता है कुमार पद्म प्रसाद मामला। यह 1992 में 1992 में यह मामला आया था और इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी घोषणा की थी? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में घोषणा की थी। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला मामला देखिए किहोतो होलोहोन मामला, ठीक है। क्या नाम है? किहोतो होलोहोन मामला। यह मामला 1993 में 1993 में आया था। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है दल बदल मामला, ठीक है। तो दल बदल मामले के रूप में उस समय यह बहुत चर्चा में रहा था और इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी? तो पहली घोषणा की थी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को बरकरार बनाए रखा जाए। इसके बाद फिर दूसरी घोषणा की थी कि संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य का ढांचा यह भी बरकरार बना रखा जाए। आ रहा समझ में? तो संप्रभु का अर्थ क्या हुआ? तो कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जब सक्षम होता है तो उसे हम संप्रभु कहते हैं और ऐसी प्रणाली को, ऐसी अवधारणा को हम संप्रभुता कहते हैं। तो हमारा भारत भी कैसा देश है? तो भारत भी एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत किसी भी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता, ठीक है। इसके बाद फिर लोकतंत्रात्मक, तो जनता के लिए, जनता का जनता पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। एक शब्द में जनता का शासन, ये लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है। गणराज्यात्मक ढांचा का मतलब क्या हो जाता है कि सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो उसे हम गणतंत्रात्मक या गणराज्यात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला मामला आता है रघुनाथ राव मामला, ठीक है। अगला मामला कौन सा है फ्रेंड? तो अगला मामला है रघुनाथ राव मामला और यह मामला कब आया था? 1993 में 1993 में आया था। और इस मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से डिसीजन या निर्णय दिए थे? तो पहला निर्णय था या पहली घोषणा थी समानता का सिद्धांत। तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, जिसे समानता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद भारत की एकता एवं अखंडता, ठीक है, भारत में एकता को बनाए रखा जाए। और अखंडता का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार्य नहीं होगा। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस समय डिसीजन दिया था। इसके बाद फिर अगला आता है SR बोम्मई मामला। तो यह मामला 1994 में 1994 में आया था और इस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी? तो पहली घोषणा की थी संघवाद की, मतलब हमारे भारत में संघीय व्यवस्था को बनाए रखा जाए। दूसरा होता है धर्मनिरपेक्षता, मतलब सभी व्यक्ति को अपना अपना धर्म का आचरण करने का अधिकार प्राप्त हो या सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार हो। इसके बाद फिर लोकतंत्र, इसको एक शब्द में कहते हैं जनता का शासन। इसके बाद फिर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, इसका अर्थ मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में सामाजिक न्याय, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर न्यायिक समीक्षा, मतलब संसद अगर कोई कानून बनाती है तो हमारी न्यायपालिका उसके जांच पड़ताल कर सकती है, जिसे हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला मामला आता है एल चंद्र कुमार मामला। तो यह एल चंद्र कुमार मामला 1997 में आया था और इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डिसीजन दिया या घोषणा की थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों को बरकरार बनाए रखने की घोषणा की थी। इसके बाद फिर अगला मामला आता है इंदिरा साहनी सेकेंड मामला, मतलब इससे पहले और एक बार इंदिरा साहनी का मामला आ चुका था, ठीक है। तो यह मामला 2000 में आया था और इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की समानता का सिद्धांत की, ठीक है। तो समानता के सिद्धांत की घोषणा इंदिरा साहनी सेकेंड मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला है ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामला। यह 2002 में यह मामला आया था, यह आपको ध्यान रखना है। और इस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की घोषणा की थी। आ रहा समझ में? मतलब हमारे भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर कार्य करेगी, किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगी।
इसे कहा जाता है स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। इसके बाद फिर अगला मामला है कुलदीप नायर मामला। यह 2006 में यह मामला आता है और इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र से संबंधित और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली से संबंधित घोषणाएं की थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड, तो आपसे 3 नंबर में इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी से भी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला मामला आता है एम नागराज मामला। यह 2006 में आया था और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने समानता के सिद्धांत संबंधित घोषणाएं की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला मामला आता है IR कोएल्हो मामला। यह 2007 में आया था और इस मामले को किस रूप से जाना जाता है या और किस नाम से चर्चा में रहा था, तो 9वीं अनुसूची मामले के रूप में यह चर्चा में रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची मामले के रूप में चर्चा में कौन सा एक मामला रहा था, उसका नाम लिखिए। 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है IR कोएल्हो मामला। ठीक है, इसके बाद फिर इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से निर्णय दिए थे या घोषणाएं की थी, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन की घोषणा की, शक्तियों के बंटवारे की घोषणा की। शक्तियों का बंटवारा मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और जो हमारी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होती है, इनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो। ठीक है, सब अपना अपना कार्य करें और कोई किसी कार्य में इंटरफेयर या हस्तक्षेप न करे। इसके बाद फिर अगला आता है मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर न्यायिक समीक्षा का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में समानता के सिद्धांत का वर्णन इसमें किया या घोषणाएं की थी हमारी न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इतने पॉइंट्स की या इतने तत्वों की घोषणा की थी। किस मामले में, ये IR कोएल्हो मामला में 2007 की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला मामला आ जाता है राम जेठमलानी मामला। तो राम जेठमलानी मामला यह कब आया था फ्रेंड, तो 2011 में आया था और इसके अंतर्गत हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां संबंधी घोषणाएं की थी। सारा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नमित शर्मा मामला। 2013 में यह मामला आया था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा इसे बरकरार बनाए रखा जाए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला मामला आता है मद्रास बार एसोसिएशन मामला। यह 2014 में आया था और इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की घोषणा की और अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां बरकरार बनी रहे, इससे संबंधित घोषणाएं सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार यहाँ पर ये संविधान का मूल ढांचा या संविधान की मूल संरचना से संबंधित टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो इसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछेंगे और 5 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इसमें 11 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में प्रश्न कैसे पूछेगा, तो इसमें किसी एक मामले का नाम दे देगा, तो आपको फिर इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो घोषणाएं की है उसमें आपको लिखना होगा। 5 नंबर में कैसे पूछा जाएगा, तो जो बड़े बड़े मामले हैं उनसे संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी घोषणाएं सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, तो वह 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। 5 नंबर का मतलब 5 लाइन में आपको लिखना है, 50 शब्दों में ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, या फिर 2-3 मामलों के नाम दे देगा। ठीक है, या यूँ पूछ सकता है कि संविधान के मूल ढांचा के विकास से संबंधित किन्हीं 3 मामलों का वर्णन कीजिए। अब 3 मामलों का वर्णन पूछ रहा है तो उसमें 5 नंबर आपको दिए जाएंगे या 5 नंबर के क्वेश्चन उसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको 50 शब्द से ज़्यादा शब्द सीमा नहीं ध्यान रखना है, तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। 50 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आ रहा समझ में। और अगर 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 11 नंबर में कैसे पूछेगा, तो 11 नंबर में पूछेगा इन सभी के बारे में। कैसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा या मूल संरचना के विकास से संबंधित मामलों का वर्णन कीजिए। तो अब आपको 200 शब्द में इनका वर्णन करना होगा फिर। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपको इसमें आंसर इसके लिखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये संविधान का मूल ढांचा या संविधान की मूल संरचना से संबंधित टॉपिक समाप्त हो जाता है।
तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी लेक्चर्स, जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जल्द ही आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।